So, good morning, all. Welcome again back to the GATE BT session. Good morning, Manasvi, Ashwini, Kirasmita, Jennifer. Good morning, Pintu Jagdish, Aradhana, Alpha Beta Gamma. Good morning, Life Sciences Easy Tricks, Kamran Ahmad, Dia, All India Masti, Monica, Alfie. So, good morning, all. जीशान, आज हम बात करेंगे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। अगेन हम सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आज बात करेंगे प्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड जो एक टेक्निक अगेन एक प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड दूसरा हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। तो अगेन वी विल ब्रीफ दिस टू मेन टॉपिक्स। गुड मॉर्निंग रेणुका, गायत्री, गुड मॉर्निंग दिगंबर सर, शुभम, प्रियंका, रानी, पिंकी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक नोटिफिकेशन ये दे दूं कि 5 सितंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है गेट लाइफ साइंस एंड गेट बीटी के क्लासेस। तो 5 सितंबर से जो भी बैच स्टार्ट हो रही है, आपने हमारे सभी फैकल्टीज़ के लेक्चर देखे हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर से रजिस्टर करिएगा। एंड 5 सितंबर से जो भी बैच स्टार्ट हो रहा है उसकी सारी डिटेल्स आपको ifsonline.com वेबसाइट पे मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग, लेट्स ग्रो टुगेदर, पिंकी, पारिया, गुरु कन्या, अर्चना, तैमीन, विवेक, अंजलि, गुड मॉर्निंग, प्रियमवदा, प्रकाश, हर्षदा, संजना, सुवर्णा, गुड मॉर्निंग। राइट, तो एज आई वाज सेइंग कि 5 सितंबर से हमारे बैच स्टार्ट हो रहे हैं एंड इट विल बी टेकन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज ऑफ द आईएफएस। आप जो भी इसके डिटेल्स है आप ifsonline.com पे देख सकते हो या फिर आप कॉल भी करके सारी डिटेल्स जान सकते हैं। एंड अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, तो यू शुड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस व्हाट वी कैन से दिस पीरियड। उसके अलावा आज शाम को अगेन 6 बजे दिगंबर सर का लेक्चर रहेगा, बिकॉज दिगंबर सर अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब पे, जो एवरीडे 6 बजे रहती है। तो वो भी ज़रूर से अटेंड करिएगा। आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सेल बायोलॉजी के क्लियर हो जाएंगे, आई एम श्योर। ओके, गुड मॉर्निंग अगेन प्रियंका, अरेफा, किशोर, समरीन, श्वेता, हिमानी, गुड मॉर्निंग विशाल सर। तो ये जो हम हमारे चैनल पे शाम को 6 बजे रोज़ दिगंबर सर लाइव सेशन लेते हैं सेल बायोलॉजी का। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये लाइव सेशन सिर्फ लाइव ही रहेगा, उसके बाद डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसलिए इट इज़ बेटर दैट कि आप वो लाइव के टाइम प्रेजेंट रहें, क्योंकि उसके बाद आपको चैनल पे वो वीडियो नहीं मिलेगा। राइट, सेम गोज़ विद दिस सेशंस ऑल्सो, कि ये जो सेशन है वो सिर्फ लाइव ही दिखेगा एंड लाइव के बाद देन इट विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसलिए हो सके तो आप वहाँ पे प्रेजेंट रहिए। आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए, आप अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सेशन। टुडे विल टॉक अबाउट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे द जनरल ट्रांसजेनिक प्लांट्स की। एंड अगेन एज फार एज गेट बायोटेक्नोलॉजी पेपर इज कंसर्न, उतना डीप में हमें नहीं देखना है यहाँ पे। एंड आई विल मेक श्योर कि हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर कर लेंगे। ओके, तो ऑब्वियसली दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो लेट अस स्टार्ट। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन तो बाद में देखते हैं, पहले तो उसका कल्चर भी देखना पड़ता है। बट व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? बोलिए, गुड मॉर्निंग।
अनुषा, निशी, गुड मॉर्निंग, कुंज, गुड मॉर्निंग आरफा, गुड मॉर्निंग वर्षा, नरेंद्र, गुड मॉर्निंग। तो बोलिए क्या है प्रोटोप्लास्ट? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? गुड मॉर्निंग बिलाल। क्या रहेगा? ओके, शिवम ने बोला है सेल विदाउट सेल वॉल। प्रियंका सेड साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनली। प्रियंका अगेन आप देखिएगा, इट इज नॉट साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनली। साइटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनली को हम बोलेंगे साइटोसॉल, तो इट इज नॉट दैट। प्रोटोप्लास्ट, राइट, सेल विदाउट सेल वॉल अभी बोल रहे हैं सब, करेक्ट। सेल माइनस सेल एनवेलप, ओके, करेक्ट। गुड मॉर्निंग पिंकी, करेक्ट। तो सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो एक सेल, खास करके प्लांट सेल की अगर हम बात करें, प्रोटोप्लास्ट यूजुअली हम जनरली बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल या फंगल सेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जनरल टर्म है। बट हम यहाँ पे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर, वी आर डीलिंग विद द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, देयरफॉर वी विल टॉक इन द टर्म्स ऑफ प्लांट सेल्स। तो यहाँ पे प्लांट सेल का अगर हमने कंप्लीटली सेल वॉल रिमूवल कर दिया तो हम उसको बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। एंड अगर वो पार्शियली सेल वॉल रिमूवल हुआ तो उसको हम बोलेंगे स्फेरोप्लास्ट। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट सेल वॉल रिमूव कर दिया है एंड देयरफॉर द प्लांट सेल विल बिकम नेकेड। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ करने की क्यों ज़रूरत है? हम क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं? सेल वॉल को क्यों रिमूव करते हैं? सेल वॉल तो प्रोटेक्शन के लिए रहता है ना। सेल वॉल के दूसरे भी व्हाट वी कैन से फायदे हैं, वो उसमें प्लाज्मोडेस्माटा बनता है। तो सेल वॉल के तो दूसरे भी फायदे हैं। इट एक्चुअली एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। तो हमें क्यों निकालना है? यस, करेक्ट। प्रवीण, गुड मॉर्निंग। यस, प्रियंका यादव, ये CSR के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। CSR का मॉड्यूल 12 जो है अप्लाइड बायोलॉजी, तो इट डील्स विद दिस टॉपिक ओनली। तो यस, माय क्वेश्चन इज कि हमें सेल वॉल क्यों निकालना है? सेल वॉल निकाल के हम जो भी प्रोसीजर करेंगे सेल वॉल निकालने की, उससे हमें क्या मिलेगा? सेल नेकेड हो जाएगा। ओके, हंशु ने बोला बिकॉज इट एक्ट एज अ बैरियर वाइल फ्यूजन। ओके, दैट इज फाइन। तो चलो, ये तो एक एप्लीकेशन हो गया कि हमें हाइब्रिड अगर फ्यूज करवाना हो तो दैट इज फाइन, बट उसके अलावा कहाँ कहाँ पे वो यूज होगा? सिर्फ फ्यूजन के लिए ही वो हम सेल वॉल रिमूव करेंगे या दूसरा भी कोई रहेगा? ओके, दूसरे लोगों ने भी फ्यूजन बोला है, इजी फॉर फ्यूजन, दैट इज करेक्ट। गुड मॉर्निंग अमूल्य, इजी फॉर फ्यूजन दैट इज करेक्ट, बट माय क्वेश्चन इज कि सिर्फ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए ही यूज हम करेंगे या कहीं और भी हम करेंगे अगर करना भी हो तो? और कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, या सिर्फ बस फ्यूजन ही करवाना है तो इसलिए हमने प्रोटोप्लास्ट बना दिया? अगेन सभी बस फ्यूजन ही बोल रहे हैं। आई गेट इट कि फ्यूजन इज वन ऑफ द थिंग्स, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स? जो हमने लास्ट सेशन में देखा था, एक टर्म यूज किया था हमने, छोटा सा एक टेक्निक होता है जिसमें अगेन काफी सारी हमें दूसरी वेराइटीज मिलती है। क्या होगा वो? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोप्लास्ट इज व्हाट? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। ओके, ओके। सारिका ने बोला कि जनरली इन टिश्यू कल्चर, बट व्हाट टिश्यू कल्चर? कौन सा टिश्यू कल्चर? हम तो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो टिश्यू कल्चर कैसे आ गया? साइब्रिड फॉर्मेशन, अगेन इट इज वन टाइप ऑफ फ्यूजन ओनली। साइब्रिड फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म दो पेरेंट्स के रहेंगे, एक न्यूक्लियस एक पेरेंट का रहेगा। ओके,
तो अगेन वो तो फ्यूजन ही हो गया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन अगेन वो फ्यूजन ही हो गया। करेक्ट कृतिका तिवारी, आपने करेक्ट बोला है। वन मोर थिंग इज कि अगर हमें डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है तो भी हम सेल वॉल रिमूव करना पड़ता है। ओके दैट वन, एक और हमें यूज मिल गया कि प्रोटोप्लास्ट हमें क्यों चाहिए, कि अगर हमें उनसे डीएनए भी एक्सट्रैक्ट करवाना है देन इट विल बी इजी। करेक्ट मीनाटी नायक, टू नो अबाउट प्रोटीन इन मेम्ब्रेन, इसको हम प्लाज्मा लेम्मा स्टडी बोलते हैं। जस्ट बिलो द सेल वॉल द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लाज्मा लेम्मा। तो ये प्लाज्मा लेमा स्टडी के लिए अगेन इट इज रिलेटेड विथ व्हाट सोफी सैम इज सेइंग, फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। ओके अगेन हाइब्रिडाइजेशन, ओके अंजलि गिरी वेरी गुड। सोमा क्लोनल वेरिएशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली उसमें प्ले करेगा। सोमा क्लोनल वेरिएशन, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट आंसर ओनली। तो सोमा क्लोनल वेरिएशन अगेन लास्ट सेशन में हमने देखा था, वो क्या था बेसिकली, उसमें हम एक पर्टिकुलर सेल कल्चर को, भले वो कैलस कल्चर हो या कुछ भी हो, हम पर्टिकुलर सेल्स को वाइल कल्चरिंग हम उसको डिफरेंट स्ट्रेसेस देंगे। अगर हम डिफरेंट स्ट्रेसेस देंगे, कुछ भी हो सकता है इन एनी ऑफ द फॉर्म, जस्ट टू प्रोड्यूस द सोमा क्लोनल वेराइटीज। तो अगर हम उसको स्ट्रेस देंगे और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोटेक्टिव कोट रहेगा सेल वॉल का, तो देन हमारा जो पर्टिकुलर टेक्निक है वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा। एंड देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर सेल वॉल को हमें रिमूव करना पड़ता है, तब जाके जो नेकेड सीड होगा उसके ऊपर अगर हम कोई स्ट्रेस इंड्यूस करवाएंगे तब हमें मिलेगा। ओके व्हाट वी कैन से, सोमा क्लोनल वेरिएशन की तब ज्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। ओके ओके हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन स्पीसीज और जनरा, यस दैट इज फाइन, हम हाइब्रिडाइजेशन तो करते ही है, फ्यूजन बेसिकली करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो हम सोमेटिक सेल्स जो हम फ्यूज करते हैं वैसे ही। एनीवेज मूविंग ऑन, सो द मेन फंक्शन और वी कैन से द यूजेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट, एक तो क्या होगा कि सबसे पहले तो फ्यूजन जो सबसे कॉमन सबने बोला है, राइट, हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन, सब एक ही चीज है, हेट्रोकैरियन फॉर्मेशन करवाना है, फ्यूजन करवाना है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाना है। ओके उसके अलावा दूसरा क्या रहेगा, दूसरा ये रहेगा कि हमें सोमा क्लोनल वेरिएशंस चाहिए, एंड सोमा क्लोनल वेरिएशंस के लिए भी हम पर्टिकुलर सेल वॉल रिमूव करेंगे सो दैट दैट पर्टिकुलर टेक्निक विल बी मोर एफिशिएंट। हमें अगर सेल मेम्ब्रेन स्टडीज या प्लाज्मा लेमा स्टडीज करनी हो तब भी हम कर सकते हैं सेल वॉल रिमूव। ओके हमें डीएनए एक्सट्रैक्ट करना हो कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल से तो सेल वॉल अगेन रिमूव करना पड़ता है। ओके तो प्रोटोप्लास्ट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ फ्यूजन के लिए ही यूज होता है, इट्स ये तो जस्ट एक कॉमन टेक्निक हो गई फ्यूजन, बिकॉज इट इज वी कैन से वन ऑफ द इजी टेक्निक्स। फ्यूज करवाना है, अगर कभी कभी सेक्सुअल इनकम्पेटिबिलिटी हो या कभी कभी कोई प्लांट्स में स्टेरिलिटी हो तो फिजिकली फ्यूज करवा के भी हम ऑप्टेन कर सकते हैं एक नया हाइब्रिड, तो दैट इज फाइन, बट उसके अलावा भी दूसरे रूल रहते हैं। ओके तो प्रोटोप्लास्ट जो है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, दैट इज प्रोटोप्लास्ट, तो वो बनते कैसे हैं, हाउ द प्रोटोप्लास्ट इज फॉर्म्ड, राइट, और वी कैन से हाउ द सेल वॉल इज रिमूव्ड। तो सेल वॉल रिमूवल की अगर हम बात करें, सेल वॉल रिमूवल, तो यूजुअली दो टाइप के यहाँ पे टेक्निक्स रहेंगे। वन विल बी बाय द फिजिकल मीन्स एंड वन विल बी बाय द enzymatic means. Okay, one will be by the physical method and one will be by the enzymatic method. तो फिजिकल मेथड की अगर हम बात करें तो फिजिकल मेथड में बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लांट सेल का प्लाज्मोलाइसिस करवाया जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस करवाने के बाद once the plasmolysis is done, what happens, cell wall is
रिमूव्ड बाय द वेरी फाइन नाइफ, जिसको हम प्लाज्मोटोमी नाइफ बोलेंगे। तो सेल वॉल इज रिमूव्ड, सेल वॉल इज क्लीव्ड बाय अ फाइन नाइफ। सेल वॉल इज क्लीव्ड बाय अ फाइन नाइफ। एक बार फाइन नाइफ से क्लीव करने के बाद फाइनली उसको, अच्छा ये बोले प्लाज्मोलाइसिस, ये जो प्लाज्मोलाइसिस है, प्लाज्मोलाइसिस के लिए हमें कौन से मीडिया में डालना होगा प्लांट सेल को, कौन से मीडिया में हमें ऐड करना होगा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक? ये बहुत ही बेसिक चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल मीन्स। सबसे पहले पर्टिकुलर सेल, प्लांट सेल का हम प्लाज्मोलाइसिस करेंगे। तो प्लाज्मोलाइसिस करवाने के लिए हमें कौन से मीडिया में डालना होगा, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक? क्या हो सकता है? बोलिए। ओके, एक ने बोला हाइपरटोनिक, दिया ने बोला हाइपर, एनजीएन स्नेहल ने बोले हाइपोटोनिक। कोई हाइपर बोल रहा है, कोई हाइपो बोल रहा है, अब डिसाइड कर लो क्या हो सकता है। प्लाज्मोलाइसिस में सेल जो है वो श्रिंक होता है या सेल स्वेल होता है? सेल की साइज बढ़ती है, स्वेलिंग होती है, या सेल श्रिंकेज होता है? अगेन मुझे मिक्स आंसर मिल रहा है, हाइपो एंड हाइपर बोथ। क्या होगा? सेल सेल श्रिंकेज होगा या सेल स्वेलिंग होगा? क्या हो सकता है? अगर सेल स्वेलिंग होगा उसका मतलब कि क्या, जो सराउंडिंग का पानी है दैट एंटर्ड द पर्टिकुलर सेल, जिसको हम एंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर सेल श्रिंकेज होगा तो जो सेल का वाटर कंटेंट है दैट वी कैन से दैट गॉट आउट ऑफ द सेल इनटू द सराउंडिंग, जिसको हम एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो दोनों में से क्या होगा? करेक्ट मीनाक्षी गुप्ता, श्रिंक होगा सेल। श्रिंक होगा सेल, इसका मतलब क्या कि दैट पर्टिकुलर वाटर कंटेंट ऑफ द सेल इज गोइंग आउटसाइड द सेल इनटू द सराउंडिंग मीडिया। व्हाट डज दैट मीन कि सराउंडिंग मीडिया में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगा, तभी जाके एक्सोऑस्मोसिस होगा। आई एम रिपीटिंग, प्लाज्मोलाइसिस के टाइम सेल श्रिंक होता है, वेर एज सेल वॉल एज इट इज रहता है। if this is a particular cell wall and if this is a cell, okay, प्लाज्मोलाइसिस के टाइम सेल वॉल एज इट इज रहेगा, प्लाज्मोलाइसिस के टाइम सेल वॉल एज इट इज रहेगा, वेरेज सेल श्रिंक हो जाएगा, राइट? इट्स समथिंग लाइक दिस, बहुत ही श्रिंक हो जाएगा अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इफ द सेल मेम्ब्रेन इज नाउ अवे फ्रॉम द सेल वॉल, तो सेल वॉल को कट करने में, फिजिकली कट करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ओके, सो एक्सोऑस्मोसिस होगा बिकॉज द वाटर कंटेंट इज नाउ मूविंग फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड मीडियम। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटसाइड मीडियम जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तभी जाके एक्सोऑस्मोसिस होगा, राइट? दिस इज एक्सोऑस्मोसिस। एंड अगर तभी जाके जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालना है। यस करेक्ट गुरु कन्या, श्रिंक होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करना है। तो यहाँ पे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तभी जाके प्लाज्मोलाइसिस होगा। प्लाज्मोलाइसिस होगा सो दैट नाउ जो ये पर्टिकुलर सेल वॉल को फिजिकली क्लीव करने की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी बाय अ फाइन नाइफ। एंड फाइनली उसको हम वापस, पहले हाइपरटोनिक डाला और फिर वापस हम हाइपोटोनिक में ऐड करेंगे सो दैट
added back into hypotonic solution so that the cell wall is removed. क्योंकि हमने कट कर दिया सेल वॉल को, जैसे ही ये सेल अपना ओरिजिनल पोजीशन लेगा, जैसे ही सेल अपना ओरिजिनल पोजीशन लेगा, पर्टिकुलरली सेल वॉल फिजिकली डिटैच हो जाएगा, राइट, फिजिकली वी कैन से डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये एक मेथड हुई। दूसरी मेथड है एंजाइमेटिक। फिजिकल मेथड में या फिजिकल मीन्स में सबसे कॉमनली यही होता है कि प्लाज्मोलाइसिस करवाया, प्लाज्मोलाइसिस करवाने के बाद उसको फाइन नाइफ से कट किया सो दैट द पर्टिकुलर सेल वॉल इज कट, एंड उसके बाद वापस उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल के अगेन उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने रख दिया, एंड फाइनली द सेल वॉल विल बी रिमूव्ड। व्हाट अबाउट द एंजाइमेटिक मेथड? तो एंजाइमेटिक मेथड में यूजुअली कौन कौन से चीजें यूज होती है? तो एंजाइम्स ही यूज होंगे, जैसे कि सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज, राइट, सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज एंड पैक्टिनेज। एंजाइमेटिक मेथड्स में correct Sophie Sam, enzymatic method we can use enzymes like cellulase, hemicellulase and pectinase to digest cell wall, right, because the cell wall is composed of cellulose and pectin. So pectin again cellulose को पकड़ के रखता है as a cementing material. Hemicellulose is the cross linking between the parallel cellulose fibrils, right, and cellulose are the main fibrils. तो तीनों enzymes हम use कर सकते हैं, and therefore slowly the particular cell wall will be degraded. And what we will get will be the naked, finally what we will get will be the naked protoplast, or we can say the cell without cell wall. तो यहाँ पे ये जो cell without cell wall जो है, अब प्रोटोप्लास्ट हमें पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि इसकी वो वायबल है या नॉन वायबल है। तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं, ट्रिपेंस ब्लू करके है, इवांस ब्लू करके है, राइट, फॉर्मेजिन मेथड है, वो ज़्यादा हम देखेंगे नहीं। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई भी ये पर्टिकुलर टेक्निक, ये जो फिजिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड से हमें जो ऑब्टेन किया है ये पर्टिकुलर प्रोटोप्लास्ट, वो वायबल हुआ या नॉन वायबल है। क्योंकि कभी कभी फिजिकल हमने अगर बिकॉज वी आर यूजिंग द फिजिकल मीन्स दैट माइट डैमेज द प्लांट सेल, तो वो प्लांट सेल क्या कल्चर करने लायक है या नहीं लायक, दैट इज द मेन थिंग। So to what we can say, to particularly check the viability, there are many different tests. वो टेस्ट को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, जस्ट हमें प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन पे ज्यादा फोकस करना है। सो वंस द वायबिलिटी इज चेक्ड, दे आर देन व्हाट वी कैन से, दे आर टेकन फॉर द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। तो अगेन उसका प्रोटोप्लास्ट कल्चर होगा, कभी कभी उसका सेल सस्पेंशन कल्चर करके भी हम उसको यूज कर सकते हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर मतलब क्या? प्रोटोप्लास्ट को हमने एक लिक्विड मीडिया में डाल दिया, एंड लिक्विड मीडिया में फाइनली उसको हमने बहुत ही लाइट शेकिंग में हमने रखा। इट्स लाइक अ स्मॉल बायोरिएक्टर, बहुत ही स्मॉल बायोरिएक्टर है, 1-2 लीटर वाला जो बायोरिएक्टर रहता है, ऐसे ही प्लांट सस्पेंशन या सेल सस्पेंशन कल्चर बनता है। तो अगेन प्रोटोप्लास्ट जो हमने ऑब्टेन किया वायबल वाला, आइदर वी कैन यूज इट इन द कैलस कल्चर, वी कैन यूज इट एज द प्लांट रीजनरेशन, उसमें प्लांट रीजनरेशन भी हम करवा सकते हैं, उसको हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन भी करवा सकते हैं, उसको हम वेरियस स्टडीज भी कर सकते हैं उसके ऊपर। ओके, तो ये तो प्रोटोप्लास्ट का बेसिक कि हाउ प्रोटोप्लास्ट इज फॉर्म्ड। अब हम देखेंगे कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कैसे होता है। ओके, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन हम देखेंगे बेसिकली कैसे होता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए अगेन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए यूजुअली 3 मेथड्स यूज करते हैं, बिकॉज वंस द प्रोटोप्लास्ट इज ऑब्टेन्ड, उसको अगर हम कल्चर करवाने रखें तो विद इन 5 to 10 डेज अब उसका सेल वॉल वापस रीजनरेट हो जाएगा। तो विद इन दिस पीरियड अमूल्य बेहरा हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा। स्टार्टिंग में जब प्लाज्मोलाइसिस करवाना है तब हाइपरटोनिक होगा, एंड फाइनली प्लाज्मोलाइसिस के बाद जो हमें
वापस उसको, बिकॉज सेल श्रिंक हो गया है, सेल श्रिंक वो श्रिंक्ड सेल हमें यूज नहीं करना है ना, हमें वापस उसके नॉर्मल सेल यूज करना है नॉर्मल साइज का, तो हम वापस उसको हाइपोटोनिक में डाल देंगे जस्ट सो दैट अगेन द ऑस्मोटिक बैलेंस इज मेंटेन्ड। एंड उसके अलावा बिकॉज नाउ द प्लांट इज नेकेड, देयर इज नो आउटर प्रोटेक्टिंग, उसके साथ साथ हम पर्टिकुलर ऑस्मोटिकम भी यूज करेंगे, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ऑस्मोटिकम is used in medium as the naked cells are sensitive to osmotic changes। तो जो osmoticum हम यूज करेंगे, can anyone tell me what osmoticum can we use? आपको तो सब पता ही है, ओके okay? What osmoticum can we use? स्नेहल, आपका जो क्वेश्चन है आई गेस टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस वर्ड वही यूज करेंगे जहां पे सेल वॉल होगा। प्लाज्मोलाइसिस वर्ड हम यूज करेंगे बैक्टीरिया में, प्लाज्मोलाइसिस वर्ड हम यूज करेंगे फंगस में, प्लाज्मोलाइसिस वर्ड हम यूज करेंगे प्लांट सेल्स में। और प्लाज्मोलाइसिस एनिमल सेल में, कोई भी एनिमल सेल में नहीं होता, बिकॉज एनिमल ही ऐसे सेल्स है, मतलब एनिमल के सेल्स ही ऐसे हैं कि जिसके पास सेल वॉल नहीं है, ओके गुरु कन्या करेक्ट। सुक्रोज सॉल्यूशन इज वन ऑफ द ऑस्मोटिकम दैट वी कैन यूज। उसके अलावा सुक्रोज यूज कर सकते हैं, उसके अलावा मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल करके दो शुगर अल्कोहल रहते हैं, वो हम यूज करेंगे, ओके पुंज पॉलीथिलीन ग्लाइकोलिक फ्यूजोजन है जो आगे हम देखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्मोटिकम, फाइन। तो सुक्रोज, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल एंड सबसे कॉमनली यूज होता है मैनिटॉल, मैनिटॉल के बाद सॉर्बिटॉल यूज होता है, दे बोथ आर शुगर अल्कोहल्स, एंड सुक्रोज भी कभी कभी यूज कर सकते हैं हम, ओके फाइन राइट। सो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की अगर हम बात करें तो यूजुअली तीन टेक्निक्स में तीन मेथड्स में हम कर सकते हैं। फर्स्ट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस फ्यूजन, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। स्पॉन्टेनियस फ्यूजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्ट जो भी प्रोटोप्लास्ट है जिसको भी हमें फ्यूज करवाना है, जिसका हमें सोमेटिक हाइब्रिड बनवाना है, वो प्रोटोप्लास्ट को जस्ट हम एक मीडियम में डाल देंगे एंड हम वेट करेंगे जब तक वो फ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में इट्स लाइक के naturally the protoplast will fuse when they are physically in contact with each other, when they are physically in contact with each other, okay हाँ, उसके लिए कभी कभी हमें माइक्रो मैनिपुलेशंस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ेगी कि सिर्फ उसको फिजिकली दो पर्टिकुलर प्रोटोप्लास्ट को फिजिकली थोड़ा नजदीक ले जाया जाए, राइट। वंस दे आर ऑलमोस्ट टचिंग देन प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन माइट ऑकर। आई एम सेइंग इट माइट ऑकर बिकॉज यहाँ पे उसके सेल सरफेस चार्जेस नेगेटिव रहते हैं एंड देयरफॉर दे हैव द टेंडेंसी टू रेपेल आल्सो, so because cell surface charges are negative, cell might repel also, cell might repel, and so chances of the fusion is low, very low, so chances of the fusion is very low, it's just that कि ये बहुत ही it doesn't require any skill, तो इसलिए ये भी प्रीफर कभी कभी किया जाता है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन।
वहाँ यहाँ पे कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ नहीं करेंगे। जस्ट कोई मे बी माइक्रो मैनिपुलेशंस ऐसे करेंगे कि सो दैट 2 प्रोटोप्लास्ट सेल्स विल बी ऑलमोस्ट physically near to each other and then spontaneous fusion will occur. So chances of fusion are low. Okay, fine. And यहाँ पे because as I said कि this doesn't require any extra skill, this doesn't require any expensive equipments, right? तो इसलिए ये it is one of the methods. Second method क्या है जो again commonly use होता है, that is chemical fusion, or we can say by the use of fusogens, right? Chemical mediated fusion, chemical mediated fusion by the use of fusogens, by the use of fusogens मतलब कि ऐसे chemicals जो fusion में facilitate करवाए. Okay, तो can anyone tell me examples of fusogens? ऐसे कौन से केमिकल्स है जो फैसिलिटेट करवाते हैं दो सेल के फ्यूजन में, एंड वाई? ओके, वाई तो मैं बोल दूंगा, बट व्हाट आर द पर्टिकुलर एग्जांपल्स वी कैन यूज? यस, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल्स आर द फ्यूजोजेंस. एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या रहेंगे? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, उसके अलावा लाइसोजाइम कैसे काम करेगा देव कृष्णा? लाइसोजाइम, हाउ लाइसोजाइम विल वर्क? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल. अब गणेश यहाँ पे इथिडियम ब्रोमाइड कैसे आ गया? करेक्ट हर्षा, कैल्शियम नाइट्रेट. इथिडियम ब्रोमाइड यहाँ पे हम क्यों यूज करेंगे? हमें सोमाक्लोनल वेरिएशन इतना भी नहीं करवाना है. पॉलीविनाइल अल्कोहल, यस. कैल्शियम कार्बोनेट पीजी, करेक्ट. तो यहाँ पे यूजुअली कैल्शियम नाइट्रेट भी हम यूज कर सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट यूजुअली लिक्विड मीडिया में, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है. हम सोडियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं. कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. ओके, ज्ञानी यहाँ पे भी यूज होता है. पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल हाइब्रिडोमा बनाने में भी यूज होता है और यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं. बेसिकली सोडियम एंड कैल्शियम जो है दे विल मास्क द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेल. जो भी नेगेटिव चार्जेस सेल के हैं, बिकॉज ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस दे वर रेपेलिंग विथ ईच अदर. तो इसलिए कैल्शियम एंड सोडियम जो है दे विल मास्क द नेगेटिव चार्जेस ऑफ द सेल एंड देयरफॉर रेपेलिंग जो फोर्स हो रहा था, दैट रेपेलिंग विल डिक्रीज एंड फाइनली we can, what we can say, finally fusion will occur. Okay, third is what? थर्ड होता है इलेक्ट्रोपोरेशन. थर्ड इज इलेक्ट्रोपोरेशन. इलेक्ट्रोपोरेशन में बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रोपोरेशन में इट इज वी यूज द small pulses of electric shock, small pulses of electric shock, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन चार्जेस ट्रांजिएंटली डिसरप्ट हो जाता है. मेम्ब्रेन चार्जेस ट्रांजिएंटली डिसरप्ट ड्यू टू दिस शॉक एंड देयरफॉर द फ्यूजन विल बी फैसिलिटेटेड. अब यहाँ पे हमने ऐसा सिर्फ फैसिलिटेट ही करवाया, ऐसा नहीं कि हमने फिजिकली उसको लिटरली फ्यूज करवा दिया है.
कि एक सेल को पकड़ के दूसरे सेल को पकड़ के उसको फ्यूज करवाया, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ वो सेल के बीच की जो रेपेलिंग फोर्सेस थे उसको हमने कम करवा दिया, सो दैट द फ्यूजन विल अकर। एंड अगेन इट इज रैंडम फ्यूजन, तो वो उसमें चांसेस है कि फ्यूजन करवाने के बाद हेटेरोकैरियन बन सके, कभी कभी होमोकैरियन भी बन सकते हैं, मतलब कि लाइक जो सेल्स है सेम सेल्स भी वहां पे हो सकते हैं। ओके, सेम वी कैन से सेम सेल्स भी वहां पे बन सकते हैं होमोकैरियन, वैसे हेटेरोकैरियन भी बन सकते हैं। तो ये यूजुअली ऐसे हम फ्यूज करवाते हैं। यहाँ पे एक और चीज होती है, एक छोटी सी टेक्निक है कि अगर जो दो प्रोटोप्लास्ट है उसमें से एक प्रोटोप्लास्ट को हमने, अगर जो दो प्रोटोप्लास्ट है इसमें से हमने एक प्रोटोप्लास्ट को न्यूक्लिएट कर दिया, या उसमें से न्यूक्लियस हमने रिमूव कर दिया, आइदर बाय सेंट्रीफ्यूगेशन और इवन बाय यूजिंग द जो भी वो इंजेक्शन है जो एक्चुअली सेल के थ्रू जाके उसके न्यूक्लियस को सक इन कर लेगा, एंड फिर बाय इरेडिएशन आल्सो न्यूक्लियस कैन बी रेंडर्ड व्हाट वी कैन से नॉन फंक्शनल। तो ये न्यूक्लिएट कर दिया, न्यूक्लिएट करवाने से क्या होगा, if one protoplast is enucleated, nucleus is removed, okay, उसको हम enucleation बोलेंगे। न्यूक्लियस हमने रिमूव करवा दिया, रिमूव करवाने के बाद as I said either by centrifugation method, even by we can say a माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, अगर वो सेल को पियर्स करके न्यूक्लियस सक इन कर लेगा, देन न्यूक्लियस इज आल्सो रिमूव्ड बाय दैट मेथड। समटाइम्स इरेडिएशन की वजह से न्यूक्लियस नॉन फंक्शनल हो जाता है, दैट इज आल्सो वी कैन से न्यूक्लिएशन। तो इफ वन प्रोटोप्लास्ट इज न्यूक्लिएटेड एंड it is fused with another protoplast, it becomes hybrid, okay, it becomes hybrid। हाइब्रिड मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब है साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, ओके। साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर दो प्रोटोप्लास्ट है उसके साइटोप्लाज्म रहेंगे, बट सिर्फ एक ही प्रोटोप्लास्ट या एक ही पेरेंट का न्यूक्लियस रहेगा, ओके। तो अब मुझे बोलिए कि ये हाइब्रिड बनाने का रीजन क्या है, हम क्यों अगेन एक पेरेंट को हम न्यूक्लियस निकाल देते हैं। अगर ये एक प्रोटोप्लास्ट है P1 जिसके पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेरेज जो दूसरा प्रोटोप्लास्ट है P2 उसको हमने न्यूक्लिएशन करवा दिया, उसका न्यूक्लियस हमने रिमूव करवा दिया, एंड फाइनली दोनों के पास क्या रहेगा, दोनों के पास अपना साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही खुद का। इसको अगर हमने फ्यूज करवाया तो फाइनली व्हाट वी विल गेट, we will get a hybrid, something like this, we will get a hybrid containing again one nucleus of, because एक ही पेरेंट में न्यूक्लियस है, and the cytoplasm of both the cells। so my question is कि अगेन इतनी मेहनत हमने क्यों की, क्यों हमने एक का साइटोप्लाज्म रिमूव करवा दिया एंड दूसरे का, वाई। ओके, लेट्स ग्रो टुगेदर, हैप्लॉइड कल्चर बनाने के लिए, ओके फाइन, हैप्लॉइड कल्चर ठीक है, बट दूसरे भी तरीके से हैप्लॉइड कल्चर बनता ही है, तो व्हाई दिस मेथड। हैप्लॉइड कल्चर तो हम डायरेक्टली एंथर को ही हम कल्चर करवाने रख दे। करेक्ट रैंकर्स एकेडमी टू ऑब्टेन द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ट्रेट, वी कैन से कि जो भी क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रियल ट्रेट रहेगा वो ट्रेट मेंटेन रहे, हमें उसका
क्रोमोसोमल, अगर मान लो ये जो P2 है, इसका हमें क्रोमोसोमल कंटेंट नहीं चाहिए था। उसके पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि जो ऑर्गेनली पर्टिकुलर मटेरियल रहेगा ऑर्गेनली में, उसके क्लोरोप्लास्ट या उसके व्हाट वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया में जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, सिर्फ उसकी ही हमें स्टडी करनी है। उसकी ही अगर हमें स्टडी करनी हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें बाकी का क्रोमोसोमल मटेरियल P2 का क्रोमोसोमल मटेरियल हमें नहीं चाहिए। ओके? तो फिर हम क्यों वो यूज़ करें? तो फिर P2 के न्यूक्लियस को हम रिमूव करवा देंगे। इसके पास जो भी ऑर्गेनल्स रहेंगे वो ऑर्गेनल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल उसका रहेगा, वी कैन से एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एंड फाइनली वो जो फ्यूज करेंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? हाइब्रिड मिल जाएगा। ओके, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस इज आल्सो करेक्ट। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यहाँ पे टेक्निकली नहीं बोलेंगे बट फाइन, क्योंकि हमें वो पर्सपेक्टिव से हमें नहीं देखना है, हमें ये पर्सपेक्टिव से देखना है कि यहाँ पे बेसिकली एक जो सेल है उसका हमें सिर्फ साइटोप्लाज्मिक ट्रेट चाहिए। हमें उसका न्यूक्लियर ट्रेट नहीं चाहिए कि जो न्यूक्लियस में जो भी पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स रहेंगे या जीन्स रहेंगे वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ साइटोप्लाज्म में जो भी फैक्टर्स रहेंगे, कुछ भी हो सकता है साइटोप्लाज्म में, सर्टेन फैक्टर्स एंड सर्टेन साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स एज़ वेल एज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ट्रेट्स, वही हमें सिर्फ इनहेरिट करना है एक पर्टिकुलर अ, प्रोजेनी में। तो देयरफॉर हाइब्रिड्स आर मेड। तो हाइब्रिड बन जाएगा, दैट इज़ फाइन। उसके अलावा दूसरे फंक्शन क्या रहेंगे? हमारे पास एक मिक्स्ड ऑर्गेनली मिलेगा कि एक ऑर्गेनली पर्टिकुलर पेरेंट का होगा, दूसरा ऑर्गेनली जो है बिकॉज़ साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनली रहता है तो वो दूसरे पेरेंट का रहेगा। ओके? ठीक है, ओके। तो गुरुकन्या यहाँ पे हम जीनोम्स को मिक्स नहीं कर रहे हैं। जीनोम इज़ द मेन क्रोमोसोमल मटेरियल। हमने एक का तो क्रोमोसोमल मटेरियल या जीनोम हमने निकाल दिया है। हमें उसको नॉन फंक्शनल कर दिया है। सिर्फ़ एक का ही रखा है। ओके? उसके अलावा नॉर्मली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का दूसरा यूज़ क्या होता है? टू ओवरकम द इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर। अगर 2 अलग स्पीशीज़ को अगर हमें करवाना है फ्यूज़, तो भी हम करवा सकते हैं, जो नेचर में एक्चुअली नहीं होता है। नेचर में जो अगर 2 अलग स्पीशीज़ है तो इट विल लीड टू इनकम्पैटिबिलिटी। तो जो इनकम्पैटिबिलिटी में वो जैसे ही पोलन, नेचर में अगर बात करें तो पोलन जैसे ही लैंड होगा स्टिग्मा पे, तुरंत वहीं से ही जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगा, पोलन का जर्मिनेशन, बिकॉज़ दैट विल लीड टू द स्पीशीज़ इनकम्पैटिबिलिटी। बट यहाँ पे हम जानबूझ के डेलिबरेटली फ्यूज़ करवा के हम नया हाइब्रिड भी बना सकते हैं। तो टू ओवरकम द वी कैन से सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी। इसके अलावा अगर कोई प्लांट स्टेराइल है, दे आर नॉट एबल टू व्हाट वी कैन से दे आर नॉट एबल टू फर्टिलाइज़, तो उसमें फिर क्या करेंगे हम? अगेन उसका प्रोटोप्लास्ट लेंगे। प्रोटोप्लास्ट लेने के बाद we will we will physically fuse the two protoplasts so that the new plant can be generated. It might be hybrid, it might not be hybrid depending on our breeding desires, जो भी हमें चाहिए। ओके? तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीज़ है, उतना भी आपको अगर पता हो देन इट इज़ इनफ। ओके? गुरु कन्या, अभी क्वेश्चंस तो हम देखते हैं, अगर टाइम परमिट करेगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके? फाइन। तो यही बात हुई बेसिकली प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन की। आपको उसमें क्या याद रखना है? बेसिक टेक्निक याद रखनी है और उसके अलावा उसके यूजेस, द एप्लीकेशंस आर मस्ट, बिकॉज़ एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में क्या-क्या होगा। प्रोटोप्लास्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्यूजन के लिए यूज़ होता है या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। उसके दूसरे भी पर्टिकुलर यूजेस हैं। ओके? अब हम अगेन एक छोटा-सा टॉपिक देखेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। तो आप मैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स का डेफिनिशन लिखता हूँ। आप मुझे बताइए कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में क्या फ़र्क है? राइट? द टेक्निक
in which a foreign DNA is inserted into a plant and grown to improve a plant variety. So this is basically transgenic plant. So tell me what is difference between ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, या यहाँ पे अगर हम बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ओके, क्या हो सकता है डिफरेंस? देवकृष्ण कुमार, it is correct. All transgenic plants are genetically modified plants. That is absolutely correct. Again Manisha, it is correct. तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल डे टू डे या लेमन लैंग्वेज में बोले तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दिस बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट उसका एक टेक्निकल डिफरेंस एक रहता है और वो होता है उसके मेथड में, उसके जेनेटिक मैनिपुलेशन में। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज दे आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, तो हम यहाँ पे भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट टेक्निकली अगर हम देखें तो एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स में a species DNA is modified, species DNA is modified, okay, species DNA is modified to by adding a gene from another species, adding a gene from another species, इसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक। ओके, whereas genetically modified crops को हम क्या बोलेंगे? The DNA is again manipulated such that no extra gene is added, उसमें से सिर्फ हम आइदर इंड्यूस्ड म्यूटेशन करवा के या साइलेंसिंग करवा के एक्स्ट्रा ऐड करके, सॉरी एक्स्ट्रा तो ऐड नहीं करेंगे, बेसिकली उसका एक्सप्रेशन बढ़ा के द डीएनए सीक्वेंस कैन बी चेंज्ड बट नो एक्स्ट्रा डीएनए एडेड। कोई भी दूसरे स्पीसीज से, द नेम ट्रांसजेनिक इटसेल्फ गिव्स द व्हाट वी कैन से डेफिनेशन। ट्रांसजेनिक मतलब कि कोई दूसरे जीन से या वी कैन से कोई दूसरे स्पीसीज से जो जीन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड में हम क्या करेंगे? कुछ इंड्यूस्ड म्यूटेशन करवाएंगे, समटाइम्स सर्टन जेनेटिक मैनिपुलेशंस इज डन सच दैट नो एक्स्ट्रा डीएनए इज एडेड, ओके, बट नो एक्स्ट्रा डीएनए एडेड। तो देयरफॉर यहाँ पे हम कोई एक्स्ट्रा डीएनए ऐड नहीं करेंगे। दैट मीन दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेनिक एंड द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। करेक्ट कृतिका, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में उन्हीं प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जाता है, मतलब खुद के ही जो जीन से उसको मॉडिफाई करेंगे। वेरेज ट्रांसजेनिक में बाहर से कोई एक्स्ट्रा फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन, कोई दूसरे ही स्पीसीज का जीन हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, राइट? तो दैट इज द बेसिकली द डिफरेंस। तो देयरफॉर एक ने जो बोला था कि ऑल ट्रांसजेनिक आर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बट सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, बट all transgenics are genetically modified crops, but all genetically modified crops are not transgenics, okay, all genetically modified crops are not transgenics, right? तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। although we can use both the terms interchangeably और in fact आर्टिकल्स में भी कभी कभी यूज करते ही है, राइट? करेक्ट गुरु कन्या, नो इंसर्शन ऑफ फॉरेन जीन इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो अभी यही इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो रहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो एक्चुअली 3 जनरेशन में डिवाइडेड है।
अगेन ये नोट कर लीजिएगा आप, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, 3 उसमें डिवाइडेड है, खास करके गेट बीटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहला नोन एज फर्स्ट जनरेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हम बस थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे विच आर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट जनरेशन ऑफ वी कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जो क्रॉप है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? फ्लेवर सेवर फर्स्ट जनरेशन में नहीं आएगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंट फर्स्ट जनरेशन में आएगा। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूजुअली दो चीज़ों पे या दो ट्रेट पे फोकस करते थे। एक था हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, और सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप 1966 में बना था सोयाबीन का, एंड इट वाज ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट। ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड है, इट वाज ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट। ओके, या ग्लाइफोसेट टॉलरेंट इज मोर करेक्ट, इट कैन टॉलरेट दैट पर्टिकुलर। ओके, ये हुआ हर्बिसाइड टॉलरेंट। जैसे अगर हम ग्लाइफोसेट की बात करें, ग्लाइफोसेट यहाँ पे बेसिकली हाउ डज इट वर्क, ग्लाइफोसेट टॉलरेंट प्लांट कैसे वर्क करेगा, अगर उसका हम जेनेटिक लेवल पे देखें या जीन या मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर हम देखें, तो प्लांट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे होता है, दैट इज नोन एज शिकिमिक एसिड पाथवे और शिकिमेट पाथवे। शिकिमेट पाथवे में यूजुअली क्या होगा, शिकिमिक एसिड जो है, दिस इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट शिकिमिक एसिड मेटाबोलाइट जो है, दे विल एक्चुअली convert into फॉरिसमेट, दे विल कन्वर्ट इनटू फॉरिसमेट, जो आगे जाके फाइनली एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनाएंगे। ओके, आगे जाके फाइनली एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनाएंगे, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनाएंगे। तो यहाँ पे एज आई वाज सेइंग, शिकिमिक एसिड पाथवे जो है, शिकिमेट पाथवे या शिकिमिक एसिड पाथवे, इट इज इंपॉर्टेंट वाई, बिकॉज ये जो पाथवे है वो एक्चुअली एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बनाता है। तो अगर ये पाथवे को हमने व्हाट वी कैन से, ये पाथवे को अगर हमने इनहिबिट कर दिया, ये पाथवे को अगर हमने इनहिबिट कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा आता है, ग्लाइफोसेट करके एक होता है हर्बिसाइड जो एक्चुअली ये पाथवे को इनहिबिट करता है। बाय इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एंजाइम नोन एज पाइइनोल पायरुवेट शिकिमिक थ्री फॉस्फेट सिंथेस, जिसको हम क्या बोलेंगे, ईपीएसपी सिंथेस, इसको हम बोलेंगे ईपीएसपी सिंथेस। इसको वो पर्टिकुलरली इनहिबिट करता है। आई एम रिपीटिंग, शिकिमिक एसिड पाथवे इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे इन प्लांट्स। ग्लाइफोसेट क्या करेगा, इट विल इनहिबिट दिस पर्टिकुलर ईपीएसपी सिंथेस and therefore shikimic acid pathway will not occur. Shikimic acid pathway will not occur and therefore the plant will die. तो यहाँ पे अब हमें ऐसे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट बनाना है, मतलब कि अगर वो प्लांट को अगर हम ट्रीट करें ग्लाइफोसेट से, still it will not have any bad effects। तो हम कैसे करेंगे, एक उसका मेथड है कि हम ईपीएसपी सिंथेस जो है जीन, उसका एक्सप्रेशन ही इतना बढ़ा दे कि बिकॉज ग्लाइफोसेट इज एक्चुअली डूइंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ द पर्टिकुलर एंजाइम, उसका एंजाइम का एक्सप्रेशन ही इतना बढ़ा देते हैं हम कि भले जितना भी हम ग्लाइफोसेट डाले, ईपीएसपी सिंथेस नॉर्मली वो एक्सप्रेस करेगा एंड देयरफॉर दिस पर्टिकुलर पाथवे विल वर्क। आई एम रिपीटिंग,
ग्लाइफोसेट टॉलरेंस के लिए एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि ग्लाइफोसेट हम अगर ऐड करें कोई पर्टिकुलर प्लांट अरे या ग्लाइफोसेट से हम ट्रीट करें प्लांट को, स्टिल इट विल बी टॉलरेटेड एंड स्टिल इट विल लिव। हाउ दैट, अगर हम ईपीएसपी सिंथेस जो पर्टिकुलर एंजाइम है जिसको ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता था ग्लाइफोसेट, उसको ही हम इतना एक्सप्रेस करवा दे, इतना ही अमाउंट में हम एक्सप्रेस करवा दे कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट में ग्लाइफोसेट डाल दिया बट स्टिल ईपीएसपी फ्री जो है वो अवेलेबल है। अब मान लो कि कंपीट ईपीएसपी के 100 मॉलिक्यूल्स है और ग्लाइफोसेट के भी 100 मॉलिक्यूल्स इनिशियली थे, तो ग्लाइफोसेट क्या करेगा, ग्लाइफोसेट ईपीएसपी सिंथेस को वो इनहिबिट कर देगा। बट हमने ईपीएसपी सिंथेस का एक्सप्रेशन बढ़ा दिया है, उसकी वजह से क्या होगा, ईपीएसपी सिंथेस हमने 10 टाइम्स 20 फोल्ड 30 फोल्ड हमने बढ़ा दिया है। उसकी वजह से क्या होगा, जो इनिशियली 100 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो रहे थे उसकी जगह, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर 100 मॉलिक्यूल्स इनिशियली हो रहे थे उसकी जगह 500 मॉलिक्यूल्स अभी व्हाट वी कैन से एक्सप्रेस हो रहा है ड्यू टू द ओवर एक्सप्रेशन। और 500 मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस हो रहे हैं और दूसरी जगह तो हम ग्लाइफोसेट के सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स ही ऐड कर रहे हैं, तो बाकी के 400 तो फिर भी बच गए ईपीएसपी, तो देयरफॉर दे विल बिकम ग्लाइफोसेट टॉलरेंट। So although the glyphosate is added, glyphosate will inhibit some of the EPSP synthase enzyme. Few of the EPSP synthase enzyme will be still left out, which will normally do the particular टिकमिक एसिड पाथवे। ठीक है, तो यहाँ पे दिस ईपीएसपी एंजाइम जो है, इस ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम दिस ईपीएसपी सिंथेज का जो एक एक्स्ट्रा एंजाइम है, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम एग्रोबैक्टीरियम स्पीसीज एंड वो बहुत ही हाइपर एक्सप्रेसिव रीजन में उसको ऐड किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, सो दैट ईपीएसपी सिंथेज एंजाइम विल बी एक्सप्रेस्ड मोर, इट विल बी एक्सप्रेस्ड मोर एंड देयरफॉर हम कितना भी ग्लाइफोसेट डाल दे, टिल देयर विल बी सम फ्री ईपीएसपी सिंथेज लेफ्ट, राइट, जो अपना फंक्शन करेगा, अपना फंक्शन एज यूजुअल करेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी हर्बिसाइड टॉलरेंट की। ठीक है, वैसे ये वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। वैसे ही सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, बिकॉज फर्स्ट वाज द हर्बिसाइड टॉलरेंट, सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकंड स्ट्रेटेजी है पेस्ट रेजिस्टेंट। ये भी सबको पता है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट बहुत ही कॉमन है। सबसे कॉमन एग्जांपल है बीटी कॉटन, राइट, बीटी कॉटन सबसे कॉमन एग्जांपल है। एंड ये जो बीटी कॉटन है उसमें से ये जो पर्टिकुलर क्राइजीन है, क्राइजीन is isolated from Bacillus thuringiensis, राइट। तो ये क्राइजीन क्या कोड करता है, तो व्हेन दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis वो जब एक स्पोर फॉर्मेशन में या जब वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करता है तब एक पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज करता है, एंड दैट टॉक्सिन इज नोन एज क्रिस्टलाइन टॉक्सिन, क्रिस्टलाइन बीटी टॉक्सिन। ओके, दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया Bacillus thuringiensis बैक्टीरिया जो है वो एक पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज करता है ड्यूरिंग द एंडोस्पोर फॉर्मेशन, और वो टॉक्सिन का नाम है बीटी टॉक्सिन एंड इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड देयरफॉर द जीन इज नोन एज क्राइजीन, बिकॉज इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड इट इज व्हाट वी कैन से टॉक्सिक or toxin, but it is toxin to what, is they are toxin to certain families of insects. The crystalline protein is endotoxin, delta endotoxin, which are insecticidal, उसके पास insecticidal properties रहती है, which are insecticidal to the families of what, lepidopterans, hymenopterans, dipterans,
तो अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे एडवांसेस हुए हैं बीटी, बिकॉज़ ये जो बीटी है, व्हाट वी कैन से बीटी टॉक्सिन, the different strains of this Bacillus thuringiensis produce about 200 different types of BT toxins or crystalline toxins. तो उसमें से again depending on what particular insecticidal spectra we need, अलग अलग एडवांसेस आया है, जैसे कि बॉल गार्ड 1 लेवल, बॉल गार्ड 2, बॉल गार्ड 3। बॉल गार्ड 1 लेवल में सिर्फ क्राई 1 एसी जीन था। बॉल गार्ड 2 लेवल में, बॉल गार्ड 1 लेवल में, बॉल गार्ड 2 लेवल में, दिस बॉल गार्ड इज द ट्रेड नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से बीटी कॉटन, क्राई 1 एसी प्लस क्राई 2 एबी। तो यहाँ पे दो क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स डिफरेंट एंड दे हैव डिफरेंट इंसेक्टिसिडल स्पेक्ट्रम। कोई दूसरे इंसेक्ट्स पे वो वर्क करेगा। वैसे ही अभी लेटेस्ट बॉल गार्ड 3 भी है, जिसमें एक कोई नया ही जीन ऐड किया है, क्राई 1 एसी, टू इंक्रीज द क्राई 2 एबी, एज वेल एज VIP3A करके भी एक नया ऐड किया गया है। एंड दे हैव वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इंसेक्टिसिडल एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में यूजुअली क्या होता था, एक तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट थे और दूसरा पेस्ट रेजिस्टेंट थे, एंड देयरफॉर वहाँ पे क्रॉप की सिर्फ ट्रेट इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, राइट। ओके, एंड यहाँ पे सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें, ये फर्स्ट जनरेशन जो हुआ, वैसे ही अगर हम सेकेंड जनरेशन की बात करें, तो सेकेंड जनरेशन में यूजुअली क्या होता था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। सेकेंड जनरेशन में यूजुअली प्लांट के न्यूट्रिशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, सर्टन न्यूट्रिशंस आर बीइंग मैनिपुलेटेड। ओके, तो यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जांपल गोल्डन राइस है। अगेन सबसे कॉमन एग्जांपल गोल्डन राइस है, फ्लेवर सेवर टमाटो है। दूसरा भी एक है नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स करके, वो भी हम देखेंगे। गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में बेसिकली क्या होता है, अगेन गोल्डन राइस की अगर बात करें तो यूजुअली जो राइस है, दे आर रिच इन स्टार्च एंड द पुअर पीपल कैनॉट अफोर्ड, पुअर पीपल कुड ओनली अफोर्ड राइस। और राइस में क्या था, विटामिन ए नहीं था, एंड देयरफॉर ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए देयर वाज सीवियर नाइट ब्लाइंडनेस अकरिंग इन द पुअर पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देयर वाज द नीड ऑफ द इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ, और वी कैन से इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ राइस, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस। गोल्डन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन। गोल्डन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा कैरोटीन, एंड आवर बॉडी जब हम कंज्यूम करेंगे बीटा कैरोटीन को, तो हमारी बॉडी ये बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट कर देगी। तो यहाँ पे राइस को ऐसे मॉडिफाई किया गया, अगेन इट इज ट्रांसजेनिक। तो राइस को ऐसे मॉडिफाई किया गया कि उसके अंदर सर्टन पर्टिकुलर जीन ऐड कर दिए गए, फाइटोइन सिंथेज एंड फाइटोइन डीसैचुरेज को, जिसकी वजह से जो भी उसका एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट था, जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली बीटा कैरोटीन में। तो लेट अस सी कि बेसिकली कैसे क्या किया गया। तो द रिसर्चर्स फाउंड दैट उनके पास ये जो राइस के एंडोस्पर्म, बिकॉज द सीड दैट वी ईट, राइस का जो हम कंज्यूम करते हैं वाइट पार्ट, दैट इज द एंडोस्पर्म, राइट। तो जेरेनिल पायरोफॉस्फेट होता है। अगर जेरेनिल पायरोफॉस्फेट को अगर हम एंजाइम ऐड करेंगे, दैट इज फाइटोइन सिंथेज एंजाइम अगर हम प्रेजेंट रहेगा फ्रॉम द PSY जीन, okay, from the PSY gene, it will convert into phytoin plus विवेचना। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए ओनली। गोल्डन राइस 2 में थोड़े और मैनिपुलेशंस किए गए थे। गोल्डन राइस में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ आ गई, काफ़ी सारे एडवांसेस
आ गए, राइट। तो इसीलिए इट इज़ रिच इन विटामिन ए। हम सिर्फ एक क्लासिकल गोल्डन राइस की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद गोल्डन राइस 2 वैरायटी भी आई है जिसमें और ज़्यादा एडवांसेस किए गए थे, बट वी आर जस्ट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, फाइन। अगेन यहाँ पे दूसरा एक एंजाइम आएगा, दैट इज फाइटोइन डीसैचुरेज। फ्रॉम द CRT1 gene. Okay. First was what? The PSY gene. Second is the CRT1 gene. Finally, it will convert into zeta carotene. zeta carotene से फिर वो अगेन फाइटोइन डीसैचुरेज की वजह से what happens? It will get converted into the lycopene. एंड रिसर्चर्स ने देखा कि ये जो राइस का एंडोस्पर्म है दैट डिड नॉट कंटेन दिस पर्टिकुलर एंजाइम्स। फाइटोइन सिंथेज और फाइटोइन डीसैचुरेज एंजाइम नहीं था, उसके पास ये पर्टिकुलर मेटाबोलाइट था बट ये एंजाइम्स नहीं थे। उन्होंने बायोकेमिकल स्टडीज करके ये भी फाइंड किया कि उसके पास एक एंडोजीनियस लाइकोपिन साइक्लेज था। एक एंडोजीनियस मतलब नेचुरली उसके पास प्रेजेंट था एंडोजीनियस लाइकोपिन साइक्लेज। ओके, तो ये लाइकोपिन साइक्लेज की वजह से क्या हुआ? लाइकोपिन व्हाट वी कैन से गॉट कन्वर्टेड इनटू फाइनली बीटा कैरोटीन, और वही हमें चाहिए था जिसकी वजह से क्या मिलता हमें? गोल्डन राइस मिलता, राइट। जो बीटा कैरोटीन की वजह से हमें गोल्डन राइस मिलता। तो यहाँ पे रिसर्चर्स फाउंड के फाइटोइन सिंथेस ऐड करना पड़ेगा एज वेल एज फाइटोइन डीसैचुरेज का जीन पर्टिकुलर ऐड करना पड़ेगा, देन ओनली द पर्टिकुलर पाथवे विल बी कंटिन्यूड एंड बीटा कैरोटीन विल बी फॉर्म्ड। बीटा कैरोटीन एक बार ऐड हो गया या बन गया, सिंथेसाइज हो गया राइस के एंडोस्पर्म में, वंस इट इज कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमंस, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन ए में। तो इसलिए जो विटामिन ए डेफिशिएंसी है दैट माइट बी रिजॉल्व। तो यहाँ पे फाइटोइन सिंथेस जो एंजाइम है उसको पर्टिकुलरली आइसोलेट करके ऐड किया गया फ्रॉम द डेफोडिल्स। डेफोडिल्स से फाइटोइन सिंथेज ऐड किया गया एज वेल एज फाइटोइन डीसैचुरेज है, उसको एक सॉइल बैक्टीरिया है अर्विनिया स्पीसीज, अर्विनिया यूरुडोवेरा करके एक स्पीसीज है, उसमें से ऐड किया गया। तो यू कैन सी यहाँ पे दो अलग स्पीसीज से जीन ऐड किया गया है पर्टिकुलर प्लांट के जीनोम में, जो एक्चुअली एंडोस्पर्म में एक्सप्रेस होते हैं, दैट इज द फाइटोइन सिंथेज एंड फाइटोइन डीसैचुरेज। तो और जीन कौन से थे? PSY एंड CRT1 जीन। ओके, तो यहाँ पे ये ऐड करने के बाद फ्रॉम द डेफोडिल्स इन अर्मिनिया फाइनली व्हाट दे फाउंड कि वो लाइकोपिन बन जाता है। लाइकोपिन बनने के बाद फॉर्चुनेटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंडोजीनियस लाइकोपिन साइक्लेज, वो बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट हो जाता है एंड बीटा कैरोटीन इज येलोइश एंड गोल्डन इन कलर, देयरफॉर राइस का कलर यहाँ पे गोल्डन हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज नोन एज गोल्डन राइस। तो यहाँ पे उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव किया। दिस आर द सेकंड जनरेशन प्लांट्स। ओके, वैसे ही दूसरा एक एग्जांपल है गोल्डन राइस के अलावा, दूसरा एक एग्जांपल है नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स, जिसका ट्रेड नेम है आर्कटिक एप्पल्स। तो ये जो नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स है, ये नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स बेसिकली इसकी वजह से जब हम एप्पल को काटते हैं थोड़े टाइम के लिए अगर हम एयर में एक्सपोज रखें तो सर्टन ब्राउन पिगमेंट्स और ब्राउनिश एंड ब्लैकिश पिगमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो उसकी वजह से जो एप्पल जो दिखने में अच्छा लगता था वो एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं लगेगा। ओके, तो फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, क्योंकि एप्पल को काट के रखते हैं सर्टन मार्केट्स में एंड अगर वो एप्पल ब्राउन हो जाएगा आफ्टर सम टाइम तो वो इतना एस्थेटिकली अच्छा वो नहीं लगेगा, देयरफॉर मॉडिफाइड नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स वर प्रोड्यूस्ड। ये नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स है, इट इज एक्चुअली द एग्जांपल ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड। यहाँ पे कोई बाहर से ऐड नहीं किया गया है,
यहाँ पे सिर्फ उसका जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया है। तो ब्राउनिंग ऑफ एप्पल is by an enzyme known as polyphenol oxidase। polyphenol oxidase। तो बेसिकली पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज जो है ये एंजाइम एक्चुअली व्हाट इज इट डज, वो एक्चुअली पॉलीमराइज वंस इट इज कट, द पर्टिकुलर एप्पल इज कट, तो ये पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेजेस क्या करेंगे, तो पॉलीमराइज कर देंगे सर्टन बेंजोक्विनोन्स को एंड दे आर ब्राउन इन कलर। तो देयरफॉर which is activated during stress response। स्ट्रेस रिस्पॉन्स में ये पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एक्टिवेट होंगे एंड ऑब्वियसली कटिंग ऑफ एप्पल्स इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो इसीलिए पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज जैसे ही वो एक्टिव होंगे दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द ब्राउन पिगमेंट बेंजोक्विनोन और उसकी वजह से ब्राउनिंग होगी। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया नेक्स्ट जनरेशन, बिकॉज एडवांसेस हो गए हमारे टेक्नोलॉजी में भी, तो यहाँ पे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक्स एंड सर्टन एंटीसेंस टेक्नोलॉजी was used। RNA interference and antisense technology was used to inhibit or we can say silence the expression of, जिसको हम जीन साइलेंसिंग बोलते हैं, राइट, एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, दैट इज पीपीओ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ पीपीओ जीन जो पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो यहाँ पे आइदर आरएनए इंटरफेरेंस से या फिर एंटीसेंस टेक्नोलॉजी से हमने पीपीओ जीन को साइलेंस करवा दिया और उसकी वजह से अराउंड 90 to 95% जीन एक्सप्रेशन कम हो गया। ऑब्वियसली कभी 100% नहीं ही होगा, बट जो भी 90 to 95% कम हो गया एक्सप्रेशन ड्यू टू दिस साइलेंसिंग एंड देयरफॉर वो जो ब्राउनिंग है वो उसको डिले करवाया जा सकता है। तो वंस द एप्पल इज कट, दिस नॉन ब्राउनिंग एप्पल्स व्हाट इट विल डू, एप्पल को वो कट करने के बाद भी काफ़ी टाइम तक वो नॉन ब्राउन रहता है और इसलिए मार्केट में वो थोड़ा एस्थेटिकली अच्छे भी लगते हैं दिखने में। अगर एप्पल को कट करके रखा गया एंड वो अगर ब्राउन दिखने लगे तो दैट माइट नॉट लुक गुड। ओके, तो यहाँ पे अगेन दिस आर द सेकेंड जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। थर्ड जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में और ज़्यादा एडवांसेस आ गए। उसमें सबसे कॉमन एग्जांपल है एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन अभी डायरिया के अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट बनाया जा रहा है, हेपेटाइटिस बी एंड सी के अगेंस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें सर्टन एंटीजेंस ऐड कर देंगे एडिबल फ्रूट या कोई पर्टिकुलर फूड में, जिसको जब ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे ह्यूमंस उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड इट विल एक्ट एज और इट विल मिमिक द वैक्सीनेशन फेनोमेनन। ओके, जो भी वैक्सीनेशन के टाइम जो भी हम इनएक्टिव एंटीजेंस इंसर्ट करते हैं बॉडी में, वैसे ही यहाँ पे वही एंटीजेंस हम फूड के थ्रू कंज्यूम करेंगे। फूड में भी हमारे पास गैस्ट्रिक म्यूकोसा रहता है, म्यूकोजल हमारे पास पर्टिकुलर लाइनिंग रहती है, वी कैन से फर्स्ट डिफेंस लाइनिंग म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू स्टमक में, तो दैट विल जनरेट अ सर्टन वी कैन से अ सर्टन इम्यून रिस्पॉन्स और वो एक वैक्सीन की तरह ही काम करेगा। एंटीबॉडी इज जनरेटेड एंड देयरफॉर इट विल एक्ट एज अ वैक्सीन। ओके, तो एडिबल वैक्सीन ये थर्ड जनरेशन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में भी आता है। तो आज के सेशन में हमने बेसिक प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन देख लिया, एज वेल एज हमने ट्रांसजेनिक प्लांट का जो बेसिक चीज़ें है कि एक कॉन्सेप्ट क्या है और थोड़े एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। फर्स्ट व्हाट वी कैन से फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है इनोजेन का। सेकेंड जनरेशन में अगर मैं बोलूँ एक और एग्जाम्पल है इनोजेन कॉर्न का। ये कॉर्न हमारे कब काम आएगा कि अगर कॉर्न को हम यूज़ करें अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए।
फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एनहांस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन होगा क्योंकि ये कॉर्न में ऐड किया गया है, ई कोलाई से ऐड किया गया है अल्फा अमाइलेज। तो अगर अल्फा अमाइलेज जीन को ऐड करवा दिया एंड वंस दिस कॉर्न इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, अल्कोहल प्रोसेस एंड फर्मेंटेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग द व्हाट वी कैन से अल्कोहल प्रोडक्शन, यहाँ पे दिस कॉर्न विल हैव द एंडोजीनियस अल्फा अमाइलेज जो उसके स्टार्च को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा अप्रोप्रिएट कार्बन सोर्स में, ग्लूकोज में, विच इज यूज्ड बाय द सर्टन बैक्टीरिया, फर्मेंटिंग बैक्टीरिया या फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड फाइनली जो नॉर्मल इथेनॉल प्रोडक्शन है उससे एनहांस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन रहेगा। तो अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ क्रॉप्स। वैसे ही जैसे मैंने बोला थर्ड जनरेशन में एडिबल वैक्सीन्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने बेसिक चीज़ें बात कर ली। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आई होप आपने नोट कर लिया होगा जो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है आप सॉल्व करिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। राइट नाउ टाइम इज़ नॉट परमिटिंग मी, वी विल टॉक अबाउट दिस सम अदर टाइम, हम और आगे बात करेंगे फिर कभी। ओके, तो for now, thank you for joining with me. See you next time.